धीरेन्द्र शास्त्री में इतना शक्ति है, स्वयं बजरंगबली का अवतार है, उसका कार्ड निकालने से ही सब कुछ संभव हो जाता है। तो देश का प्रधानमंत्री उनको बना दिया जी। अनपढ़ जाहिल गंवार बन के रोड में भगवा झंडा लेकर के हम टीका लगा के घूमते रहे ताकि आए दिन हम पुलिस के द्वारा लाठी खाएं, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो और ये लोग अपने बाल बच्चों को देश विदेश में पढ़ा करके आईएएस आईपीएस जज बनाए और आने वाला समय में हमारा बैकवर्ड क्लास के लोगों को इसी हिंदू और अखंड भारत और राष्ट्रवाद के एजेंडे से हम लोग को गर्त में भेजने का एक गहरी और बड़ा साजिश चल रही है। पर्ची से ही दुनिया चलता है, पर्ची से ही अगर देश को चलाना है तो धीरेन्द्र शास्त्री को ही प्रधानमंत्री बना दीजिए। पर्ची निकाल के ही विश्व गुरु बना देंगे, पर्ची निकाल के ही अखंड भारत बना देंगे, पर्ची निकाल के ही सब कुछ कर देंगे। फिर इतना लोकतंत्र को गुमराह करने का, इतना ड्रामा करने का जरूरत? मुझे लगता है कि यही साजिश हो रहा है कि आने वाले समय में धीरेन्द्र शास्त्री जैसा एक दुष्प्रचारी को, एक अंधविश्वास और पाखंड के प्रचारक को ही देश के प्रधानमंत्री लोग घोषित करें, ताकि ये लोग का जो गुप्त एजेंडा है तभी लोग पूरा अगर इसी दिशा में लोग अग्रसर है, ये लोग का नीतियां उसी और आगे बढ़ रही है। नौटंकीबाज है, ड्रामेबाज है, विक्षिप्त आदमी है। मुझे लगता है कि आज 21वीं सदी में वैज्ञानिक युग में जिस तरह से वो पाखंड को बढ़ावा दे रहा है, जिस तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, वैसे व्यक्ति को तो पागलखाना में होना चाहिए। वैश्यों के साथ घोर अन्याय अत्याचार किया गया, उसकी आबादी के साथ खिलवाड़ किया गया और आज भी वर्तमान में इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि वैश्यों को आरक्षण की जो बात करते हैं विपक्ष के रूप में। जब रघुवर दास जी की सरकार थी झारखंड प्रदेश में तो 27% आरक्षण को 14% किया गया था। तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वैश्य विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। सिर्फ ये लोग वैश्य और पिछड़ों को हिंदुत्व का मुद्दा दे करके वोट को ठगने का काम करते हैं। मोदी सरकार की उपलब्धि है वो है धार्मिक उन्माद। विश्व हिंदू देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, इस प्रोपेगेंडा के साथ जो आपसी सौहार्द था, भाईचारगी प्रेम है, वो कहीं न कहीं आपसी टकराव का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, जो एक माने आने वाले समय के लिए बहुत लोकतंत्र के लिए भी और इस देश के सामरस्यता के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होगा। 9 साल मोदी सरकार, मैं कह सकता हूँ जिस जुमलेबाजी के साथ मोदी सरकार का 9 साल बीता, नोटबंदी की बात किया जाए, चाहे देश की प्रगति की खोखली बयानबाजी भाजपा के द्वारा किया जाए, तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार महंगाई चरम पर है, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर की बात करें या खाद्य पदार्थों की भी बात किया जाए, चावल का दाम आप देख रहे हैं कि जो चावल अब अनुदान में जो मिल रहा है उसकी बात अगर छोड़ दिया जाए, कुछ लोगों को तथाकथित लोगों का बना दिया गया है, लेकिन अब चावल जो रोज़ खाने का चीज़ है, आटा चावल की बात करें तो मुझे लगता है अब 30-40 रुपया से कोई चावल कम नहीं मिल रहा है। तो जस्ट दुगुना माने महंगाई हो गई। हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं डीजल पेट्रोल सहित जो दैनिक यूज का चीज़ है। इस देश के अंदर में भ्रष्टाचार इतिहास रचा जा रहा है, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, आए दिन आईएएस आईपीएस के यहाँ रेड हो रही है, ईडी का छापा हो रहा है। जिन महिला सम्मान की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मुझे लगता है कि इस 9 साल का मोदी सरकार में इस देश में सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हो रही है। यहाँ तक कि आपके हाल के दिनों में जिस प्रकार पहलवान बहनों के साथ जो कुकृत्य हुआ और जिस प्रकार शासन और प्रशासन के द्वारा उनके उस विषय को लिपापोती किया गया, तो मैं कह सकता हूं कि मोदी सरकार का ये असली चरित्र और नियत है। तो जिधर देखिए अराजकता का एक माहौल है, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये एक विकास का एक मापदंड है। और दूसरी बात सबसे बड़ा जो मोदी सरकार की उपलब्धि है वो है धार्मिक उन्माद। विश्व हिंदू देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, इस प्रोपेगेंडा के साथ जो आपसी सौहार्द था, भाईचारगी प्रेम है, वो कहीं न कहीं आपसी टकराव का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, जो एक माने आने वाले समय के लिए बहुत लोकतंत्र के लिए भी और इस देश के सामरस्यता के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो नफरत भरी जुमलेबाजी का 9 साल का जो सरकार भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, मुझे लगता है कि ये असंवैधानिक सरकार एक
शासक वर्ग मनुवादी विचारधारा का शासक और आम जनता, जिस तरह से राज्यों में आज स्थानीय मुद्दा का इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, चाहे वो 32 खतियान का आधार नियोजन नीति की बात कर ले या फिर राज्य में पलायन हो रहे युवा रोजगारों को रोजगार देने की बात हो। जितना भी वादा किया था 15 लाख रुपया प्रत्येक खाते में आएगा, 5 करोड़ सरकारी, हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा। तो इस तरह से मैं कितना गिनाऊं, मुझे लगता है कि अगर इनकी जो चुनावी एजेंडा है और ये 9 साल का जो ये लोग प्रगति का जो दिखा रहा है, ये पूरी तरह से माने खोखली जुमलेबाजी झूठ का सरकार कह सकते हैं। कहीं पर भी जमीन धरातल पर इन लोग का जो चुनावी एजेंडा था वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मोदी जी खुद एक ओबीसी समुदाय से आते हैं और बहुत उम्मीद थी यहाँ के बैकवर्ड क्लास, यहाँ पर पिछड़े समाज को। और मैं कह सकता हूँ कि पूरे भारतीय जनता पार्टी का जो मूल स्ट्रक्चर है, जो आज कहते हैं ना विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो वो वैश्य के वोट के बदौलत है। वैश्य का साथ अगर इनको छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि विश्व तो क्या किसी राज्य का भी कोई बड़ी पार्टी बनने का हैसियत नहीं रखती है। और इस तरह से सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा दे करके, राष्ट्रवाद का मुद्दा दिखा करके हमारे बहुसंख्यक पिछड़े अति पिछड़े समाज को लंबे कालखंड तक सिर्फ यूज किया जा रहा है। आज आरक्षण की बात करें तो आप देख सकते हैं मंडल कमीशन में जो 27% आरक्षण का जो संवैधानिक हम लोग का रोस्टर में है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने 14% कर दिया। अब वर्तमान सरकार जो जिस तरह से करा चुकी है, उनके बाद हम चूंकि जो झारखंड की जो सरकार है वो वैश्य विरोधी शुरू से रहा है, बैकवर्ड विरोधी रहा है, इसलिए मैं उसकी बहुत ज़्यादा उससे अपेक्षा नहीं करता हूँ। लेकिन जो मोदी सरकार जो 9 साल का इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर में जो लंबे समय से जो शासन किया, तो वैश्यों के साथ घोर अन्याय अत्याचार किया गया, उसकी आबादी के साथ खिलवाड़ किया गया। और आज भी वर्तमान में इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि वैश्यों को आरक्षण की जो बात करते हैं विपक्ष के रूप में। जब रघुवर दास जी की सरकार थी झारखंड प्रदेश में तो 27% आरक्षण को 14% किया गया था। तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वैश्य विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। सिर्फ ये लोग वैश्य और पिछड़ों को हिंदुत्व का मुद्दा दे करके वोट को ठगने का काम करते हैं। वो एक मुंगरी लाल का हसीन सपना है, और वो तो राज्य का जनता आज जिस बातों को लेकर के आज ये लोग आ रहा, आज ये देश आज राज्य का जनता जागरूक हो चुका है, शिक्षित हो रहा है। आज यहाँ मुद्दा है रोजगार का, आज मुद्दा है यहाँ नियोजन नीति का, खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने का, आज मुद्दा है यहाँ पर पलायन को रोकने का, आज मुद्दा है यहाँ पर लोगों को सरकारी जिस तरह से इन्होंने नौकरी पाने का या रोजगार देने का बात हुआ था, वो मुद्दा है। अब ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा अब यहाँ का अभी हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, क्या हुआ, पूरा देश का गोदी मीडिया और जितने भी बड़े बड़े महंत लोग, मठाधीश लोग, धर्म के पर, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करके एक हिंदू प्रचारक के रूप में चुनावी मैदान में कूद पड़े। जो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरा दुनिया का लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो कहते हैं अपने आप को, वो भी इस मुद्दे पर कूद पड़े, हिंदुत्व के मुद्दे पर। क्या नतीजा आया? अब लोग जागरूक हो रहा है, लोग शिक्षित हो रहा है। आज वो हमारा स्वजातीय है, वैश्य और पिछड़ा वर्ग से आते हैं। मुझे भी काफ़ी उम्मीदें उनसे थी। मैं भी कुछ कालखंड तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सहायक के रूप में काम किया कि हमारा वैश्य, हमारा पिछड़ा समाज का नेता बने हैं प्रधानमंत्री। निश्चित रूप से यहाँ का वैश्यों को आरक्षण सहित कई तरह का वैश्य आयोग का गठन होगा, या वैश्यों को 27% नहीं बल्कि 40% आरक्षण मिलेगा। जब आप रेवड़ी की तरह आरक्षण को बांट ही रहे हैं, जिसका आबादी 3% है, 5% है, उसको जब 10% आप आरक्षण दे रहे हैं, जो पहले से कुंडली मार के 60% आरक्षण पर कब्जा किए हुए लोकतंत्र के चारों स्तंभों में, चाहे न्यायपालिका में जाकर देख लीजिए, कार्यपालिका में जाइए, चाहे विधायिका में जाइए, चाहे प्रचार तो मीडिया में देखिए, तो 3-4% जिसकी आबादी है देश के अंदर में, वो पूरी तरह से कब्जा करके बैठा हुआ। और उसको आप आरक्षण दे रहे हैं। और जिसको जरूरत है आरक्षण का, जिसको जो इस देश की आज़ादी के बाद से जो आरक्षण की मांग को लेकर के लगातार संघर्ष रहा है सड़क से लेकर सदन तक, आप उसको आरक्षण को घटाते जा रहे हैं। किसको ये लोग बताने का काम कर रहे हैं? किसको मूर्ख बना रहा है? हिंदू राष्ट्र, भैया इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, यहाँ का चीफ जस्टिस हिंदू, यहाँ का न्यायाधीश सभी हिंदू, प्रधान अधिकतर राज्यों का मुख्यमंत्री हिंदू, यहाँ बड़े बड़े शास्त्री और मठाधीश और माने हिंदुत्व का प्रचारक पूरे देश में बैकवर्डों को हिंदुत्व का एजेंडा दे करके आए दिन यहाँ पर हिंदू मुसलमान का एक
जंग छिड़े हुए हैं, तो आपको कौन रोकता है हिंदू राष्ट्र बनने? ये आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? सिर्फ वोट बैंक को सेंटिमेंटल करके अपने पक्ष करने के लिए। अब आपका भारतीय जनता पार्टी के पास मुझे लगता है कोई मुद्दा नहीं रह गया है विकास का, कोई मुद्दा नहीं रह गया है यहाँ स्थानीय नियोजन नीति का। मुद्दा क्या है? राम का और बजरंग बली का। अब ये लोग माने कोई नेता को मैदान में नहीं दिखते हैं, अभी लोग मैदान में कौन रहते हैं? तो भगवान राम को उतार देते हैं, बजरंग बली को उतारते हैं। ऐसे लगता है कि उतना दिन तक तो मोदी का चेहरा को चमकाया, उतना दिन तो राम मंदिर के बारे में, अब स्वयं भगवान राम को और बजरंग बली को ये लोग मैदान में उतारने का तैयारी हो रहा है। पार्टी भगवान के ऊपर ही टिका हुआ है, बिल्कुल टिका हुआ है। शुरू से जब मंडल कमीशन, जब आरक्षण की बात आई तो जिस समय आडवाणी जी थे 1992 में, तब राम रथ लेके निकल गए, बाबरी मस्जिद का मुद्दा खड़ा कर दिया। यहाँ के बैकवर्डों को, यहाँ के पिछड़ों अति पिछड़ों को शुरू से ही लोग छलावा किया है। यहाँ का जो असल मुद्दा है, जो यहाँ का आरक्षण का मुद्दा है, यहाँ का जो सरकारी नौकरी का मुद्दा है, यहाँ का जो रोजगार का मुद्दा है, उससे हट करके एक धार्मिक उन्माद पैदा करना और सेंटिमेंटल करके आपसी जो नफरत की राजनीति है, आपस में लड़वाने का, भिड़वाने का। और ये लोग सिर्फ खाली यहाँ का हिंदुत्व का एजेंडा के, यहाँ का बहुसंख्यक बैकवर्ड को सिर्फ खाली मूर्ख बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ना तो नहीं चाहिए मुझे लगता है, जिस तरह का ये दुर्गति लोग का होना है देश के अंदर में, जिस तरह से लोग आक्रोशित है भाजपा के नीतियों के साथ में, लोग कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर गलती से बन भी जाए तो इस देश का विनाश होगा, सभी निजीकरण में चला जाएगा, शिक्षा आपका निजीकरण में चला जाएगा, हवाई अड्डा निजीकरण में चला जाएगा, रेलवे आपका निजीकरण में चला जाएगा, जितने भी सरकारी बड़े संस्थान है सब निजी, हम फिर राजतंत्र आ जाएगा। फिर हमारे कोई सुनेगा नहीं, हम कहाँ धरना प्रदर्शन देंगे, किस न्याय का गुहार लगाएंगे, किससे न्याय की अपेक्षा रखेंगे? तो मुझे लगता है कि अगर मोदी सरकार अगर पुनः अगर वापसी करते हैं, ये देश निजीकरण के हाथों में चला जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आप कर रहे हैं, जिसे दिखाया जा रहा है, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा शासक वर्ग के हाथ में चला जाएगा। और फिर वो हमारे बच्चे इतना महंगा खर्चीला हो जाएगा निजी स्कूलों में पढ़ाना, जो हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। फिर हमारे बच्चे भी भविष्य अनपढ़ होकर रह जाएगा, और फिर वही छुआछूत और अछूत और अनपढ़ करके हमारे साथ जो भेदभाव सदियों पहले हुआ करता था, और फिर उसी इतिहास को दोहराने का एक रणनीति और साजिश चल रहा है देश के अंदर में। अखंड भारत पर क्या कहेंगे? अखंड भारत भाई, किस अखंड भारत के पर? एक तरफ आप मुसलमानों से नफरत की बात करते हैं, आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, फिर अखंड भारत की बात करते हैं। तो जितने भी मुस्लिम, पाकिस्तान आपका मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान है, इजराइल है, बांग्लादेश है, जितना भी आपका अगल बगल के जो माने चीन है, सब अखंड भारत में आप जोड़ दे रहे हैं जो पहले का कर रहे हैं। तो फिर आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसे करते हैं? क्या आपको लगता है कि पूरा दुनिया का जितना भी आपका जो खंडित हुए हैं भारत फिर से वापस आ जाएंगे तो सब हिंदू राष्ट्र को स्वीकार कर लेंगे? और हिंदू है कौन? कौन है हिंदू? यहाँ का बैकवर्ड है जो सबसे ज्यादा शोषण के शिकार, वो हिंदू है। यहाँ का शासक वर्ग हिंदू नहीं है, उन लोग का कोई एजेंडा नहीं है। वो लोग सिर्फ शासन में कब्जा होना उसका एक मूल उद्देश्य होता है। वो लोग का हिंदू सिर्फ हम लोग को बनाते हैं, मुसलमानों से लड़ने के लिए हिंदू बनाते हैं। तो अखंड भारत क्या है? अखंड भारत सिर्फ एक इशू है, एक एजेंडा है, लोगों को सेंटिमेंटल करने के लिए, राष्ट्रवाद के प्रति लोगों को ध्यान को एकत्रित करने के लिए, ताकि जो असल मुद्दा हो, जो भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, सरकारी नौकरी का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, उसे ध्यान भटकाने के लिए ये हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत सिर्फ एक गुप्त एजेंडा है शासक वर्गों का, ताकि हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग, हमारे अति पिछड़े दलित आदिवासी के लोग इस एजेंडे के साथ सेंटिमेंटल हो जाए। और जो असली मांग है, जो असली मुद्दा होना चाहिए, जिसके वजह से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, जिसके वजह से हम समानता का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे संविधान प्रदत्त हम सब अधिकार को ले सकते हैं, उससे हमारा ध्यान भटक जाए। हम अनपढ़ जाहिल गंवार बन के रोड में भगवा झंडा लेकर के हम टीका लगा के घूमते रहे, ताकि आए दिन हम पुलिस के द्वारा लाठी खाएं, हमारे ऊपर FIR दर्ज हो, और ये लोग अपने बाल बच्चों को देश विदेश में पढ़ा करके IAS IPS जज बनाए। और आने वाला समय में हमारा बैकवर्ड क्लास के लोगों को इसी हिंदू और अखंड भारत और राष्ट्रवाद के एजेंडे से हम लोग को गर्त में भेजने का एक गहरी और बड़ा साजिश चल रही है। शास्त्री पर क्या कहेंगे? नौटंकीबाज है, ड्रामेबाज है, विक्षिप्त आदमी है। मुझे लगता है कि आज 21वीं सदी में वैज्ञानिक युग में जिस तरह से वो पाखंड को बढ़ावा दे रहा है, जिस तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, वैसे व्यक्ति को तो पागलखाना में होना चाहिए। क्या है वो? मुझे तो हंसी आता है, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग आज पर्ची के पीछे पड़े हुए हैं। मोदी जी का भी पर्ची निकाल रहे हैं, कभी इसका पर्ची निकाल रहे हैं। मुझे लगता है अगर पर्ची से ही दुनिया चलता है, पर्ची से ही अगर देश को चलाना है, तो धीरेन्द्र शास्त्री को सब बना दीजिए। पर्ची निकाल के ही विश्व गुरु बना देंगे, पर्ची निकाल के ही अखंड भारत बना देंगे, पर्ची निकाल के ही सब कुछ कर देंगे। फिर इतना लोकतंत्र को गुमराह करने का, इतना ड्रामा करने का जरूरत है? अगर धीरेन्द्र शास्त्री में इतना शक्ति है, स्वयं बजरंग बली का अवतार है, उसका कार्ड निकालने से ही सब कुछ संभव हो जाता है, तो देश का प्रधानमंत्री उनको बना दिया जी।
तब मुझे लगता है कि इतना हम लोग को कुछ कहने की जरूरत नहीं, खाली वो तो अंतर्यामी है, वो तो मन की बात समझते हैं। हमको क्या समझ, हमको 27% हम लोग आबादी आरक्षण मिल जाएगा, पर्ची निकाल देंगे कि कब मिलेगा बता दें कि हमको आरक्षण कब मिलना है, फिर हम सड़क पर बैठ के आंदोलन करने का जरूरत है, हमको राजभवन के पास धरना देने का जरूरत है। मुझे लगता है कि यही साजिश हो रहा है कि आने वाले समय में धीरेन्द्र साक्षी जैसा एक दुष्प्रचारी को, एक अंधविश्वास और पाखंड के प्रचारक को ही देश के प्रधानमंत्री लोग घोषित करें, ताकि ये लोग का जो गुप्त एजेंडा है तभी लोग पूरा, अगर इसी दिशा में लोग अग्रसर है, ये लोग का नीतियां उसी और आगे बढ़ रही है। ये लोग वैज्ञानिक जानकारी और संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार प्राप्त है, जो हमें समानता का अधिकार मिला है, राष्ट्रवाद बनाने का जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है, उसके इतर ये लोग अंधविश्वास, पाखंड, माने भगवान को अब ढाल बना करके धीरेन्द्र साक्षी जैसे कई मठाधीश लोग इस देश के अंदर में गुप्त एजेंडा चला रहे हैं, जो यहाँ के बहुसंख्यक बैकवर्डों को, आदिवासियों को, दलितों को मूर्ख बना करके इसे गुलाम बनाने की गहरी साजिश और पैठ चल रही है।